रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीता ने अपने बेटे मोहन की शादी अपनी पड़ोस की सहेली सुनंदा की बेटी मोहिनी से तय की थी और मोहन और मोहिनी एक दूसरे को बहुत पसंद भी किया करते थे। इस रिश्ते के होने के बाद से अब मोहन और मोहिनी को मिलने जुलने का परमानेंट लाइसेंस जो मिल गया था, लेकिन अभी भी इनकी शादी में 4 महीने का समय बाकी था। फिर भी सीता मोहिनी को बहू कहकर ही बुलाया करती थी। एक दिन सीता सुनंदा के घर जाती है तो मोहिनी सर पर पल्ला लिए वहाँ आकर पैर छूकर कहती है, अरे मम्मी जी, आपको कोई काम था तो मुझे बुला लेती, आप बेकार में परेशान हुई। तू भी कैसी बात करती है बहू? आखिर ये मेरी बहू के साथ साथ मेरी सहेली का भी घर है। अब अपनी सहेली के पास आने से पहले भी मुझे किसी से क्या पूछना पड़ेगा? जी मम्मी जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, अब अपनी माँ को भी भेज दे, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। मोहिनी ये सुनकर सीता के लिए चाय बनाने रसोई में चली जाती है और वहाँ पर सुनंदा आती है और सीता को घर पर देखकर कहती है, अरे मेरी होने वाली समधन, मेरे घर कैसे आना हुआ ये तो बता दे। तुझे कितनी बार बोला है, ये रिश्ता पक्का है और ये होने वाली क्या होता है? जैसे मैं मेरी होने वाली बहू को अभी से बहू बोलती हूँ, तू भी मुझे समधन ही बोला कर। हाँ ठीक है मेरी समधन, ये बता कि यहाँ कैसे आना हुआ तेरा। देख, मैं सोच रही हूँ कि शादी का मुहूर्त अभी दूर है, लेकिन उस समय सोना महंगा हो जाता है, तो क्यों ना हम सोने के जेवर अभी से खरीद लें, हमको थोड़े सस्ते भी पड़ेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और हम बाकी का सामान भी खरीद लेंगे। चल फिर, नेक काम में देरी कैसी, कल सुबह करते हैं ये सब। सीता ये सब बातें करके अपने घर आ जाती है और अगले दिन दोनों सहेलियां सुबह सुबह शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं और मौके का फायदा उठाकर मोहन मोहिनी के घर आता है। वाह, कितना प्यारा दिन है ना। आज हम दोनों एक दूसरे के साथ में हैं। मैं तुमको बचपन से पसंद करता हूँ। पता है, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी माँ ने हमारी शादी तय कर दी। मैं भी तुमको बहुत पसंद करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं सोच रहा हूँ कुछ महीने बाद हमारी शादी है, तो क्यों ना हम अभी से एक हो जाएं। मोहिनी कुछ बोलने ही लगती है, लेकिन मोहन प्यार से उसे गले लगाकर अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों बहुत सारा समय प्यार से एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और शाम के समय मोहन अपने घर आ जाता है और जब मोहिनी हॉल में बैठी होती है तभी सुनंदा बड़बड़ाते हुए कहती है, समझती क्या है वो अपने आप को? अरे लड़के वाली है तो क्या, अब मेरे सर पर चढ़कर तांडव करेगी हमारे? हमें ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी करनी ही नहीं है। अरे माँ बताओ तो क्या हुआ है, आप क्यों ये सब बोल रही हो? सुनंदा बताती है कि उसकी और सीता की शॉपिंग के टाइम बड़ी लड़ाई हो गई है और अब वो दोनों ही इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हैं। वहीं सीता के घर भी यही माहौल था और सीता के मुंह से यही बात सुनकर मोहन कहता है, अरे माँ, शादी है, रिश्ता है, मजाक थोड़ी है। जब मन में है तोड़ दो, जब मन में है जोड़ लो। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और ये फाइनल है। अगर तू इस घर में रहना चाहता है तो तू वही शादी करेगा जहाँ मैं तुझसे करने को बोलूंगी। आई बात समझ? सीता इतना कहकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। दिन बीतते हैं और सीता और सुनंदा की सुलह नहीं होती, जिसके बाद एक दिन मोहिनी मोहन को मिलने पार्क में बुलाती है। मोहिनी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे चेहरे पे इतनी सूजन क्यों लग रही है और तुम पहले से ज्यादा कमजोर लग रही हो। सब ठीक तो है ना? मोहन, मैं माँ बनने वाली हूँ और अब मैं ये बात अपने घर नहीं बता सकती। तुम तो जानते हो कि मेरी माँ सीता आंटी से ज्यादा पुराने ख्यालों की है। तुम चिंता मत करो, मेरी माँ बहुत मॉडर्न है और वो अपनी सहेली की बेटी की जिंदगी ऐसे खराब नहीं होने देगी। इतना बोलकर मोहन अपनी माँ के पास मोहिनी को लेकर जाता है और उसे सब बता देता है। ये सब कुछ सुनने के बाद सीता कहती है, बहू, मेरी तुझसे या तेरी माँ से जितनी लड़ाई हो जाए, लेकिन मैं तेरे साथ गलत नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि सुनंदा से बात करने का कोई फायदा है। सीता इतना बोलकर दोनों को मंदिर लेकर जाती है और शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई अपनी बहू मोहिनी की शादी अपने बेटे से करवा देती है। और जब वो अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा रही होती है तभी वहाँ मोहिनी के ससुराल में कदम रखने से पहले सुनंदा आती है और मोहिनी का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। सीता के घर में घुसने से पहले तुझे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं जाने दूंगी जो औरत मेरी इज्जत ही नहीं करती। सुनंदा देख, इन दोनों की मैंने शादी करवा दी है। अब तू भी सब गिले शिकवे भूल जा और इन्हें आशीर्वाद दे दे। तुझे मेरी कसम है मोहिनी, अभी के अभी मेरे साथ मेरे घर चल। सुनंदा की कसम के चलते मोहिनी बिना अपनी माँ से बहस किए अपने मायके आ जाती है। वहाँ जाने के बाद सुनंदा कहती है, क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तूने
मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रिश्ता तोड़ने पर भी मोहन से शादी कर ली। सब दुनिया के लड़के मर गए थे क्या? अब माँ को कैसे बताऊँ कि मोहन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। माँ वैसे ही दिल की मरीज है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सीता आंटी कितनी अच्छी हैं, उन्होंने एक शादी से पहले प्रेग्नेंट बहू को स्वीकार कर लिया। मैं यहाँ तुझसे बात कर रही हूँ और तू ख्यालों में खोई हुई है। शर्म कर। आज से तेरा घर से बाहर निकलना बंद, समझी? सुनंदा ये बोलकर चली जाती है और दिन बीतते हैं। मोहिनी ढंग से कुछ खाती पीती नहीं थी और उसके इस हाल से मोहन और सीता भी वाकिफ थे। अपने बेटे को परेशान देखकर सीता सुनंदा के पास आती है, जो हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रही थी, और उसे कहती है, देख समधन, मेरी बात सुन। देख, तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, मुझे समधन मत बोल, आई समझ? अब तो तू मान या ना मान, हमारे बच्चों की शादी हो गई है और हम समधन हैं। अब प्यार से अपनी बेटी और मेरी बहू को मेरे घर के लिए यानी अपने ससुराल के लिए विदा कर दे। चले जाए यहाँ से, इससे पहले मैं अपना पारा खो दूँ। ऐसा मत कर। एक छोटे से झगड़े के लिए तू उन दोनों की जिंदगी कैसे खराब कर सकती है? मैं तेरे आगे अपनी झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। सीता ये बोलकर रोते हुए मोहिनी की मांग करने लगती है, लेकिन सुनंदा का पत्थर दिल नहीं पिघलता। और तभी वहाँ मोहन आता है और इस हाल में अपनी माँ को देखकर कहता है, अरे माँ बस भी करो, कब से देखे जा रहा हूँ। आप इनके आगे जितना गिड़गिड़ा रही हो, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनको कदर नहीं है आपकी। हमारे रिश्ते का ना सही, लेकिन आपकी दोस्ती के रिश्ते का तो मान रखती। देख रही है अपने बेटे की बोलने की तमीज। मेरी बेटी सारी उम्र मायके रहेगी, पर अब अपने ससुराल कभी नहीं जाएगी। हाँ ठीक है, फिर रखो अपनी मेरी माँ की शादी से पहले हुई प्रेग्नेंट बहू को अपने पास। क्या बोला तूने? जरा दोबारा बोल। कुछ नहीं, ये तो गुस्से में है और ऐसे ही बोल रहा है। तू ऐसी बातों पर ध्यान मत दे, तू बस मोहिनी को हमारे साथ भेज दे। सीता ये कहती है कि तभी मोहिनी अपना बैग और सामान लेकर वहाँ आती है और कहती है, बस सासू माँ बहुत हुआ, मेरी माँ को समझाने का कोई फायदा नहीं है। अरे आप लड़के वाले होकर इतना झुक गए, लेकिन मेरी माँ अपनी ईगो छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आपने सही सुना माँ, मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और जब ये बात मैंने मोहन को बताई तो सासू माँ को बता के हमने शादी कर ली। क्योंकि मैं और मोहिनी ये जानते थे कि आप हमारा बच्चा अबॉर्ट करवा दोगे, लेकिन ये शादी नहीं होने दोगे। ये सब सुनकर सुनंदा को एहसास होता है कि अगर सीता चाहती तो उसकी बेटी को ना अपनाकर उसे नीचा दिखा सकती थी, और उसने अपनी दोस्ती का मान रखते हुए उसे कभी बताया ही नहीं कि शादी से पहले उसकी बहू प्रेग्नेंट थी। ये सब महसूस कर उसे बुरा लगता है और वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है और सीता को अपने गले लगा लेती है और खुशी खुशी मोहिनी को मोहन के साथ विदा कर देती है। और इस तरह बाकी समाज को कभी मोहिनी की प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चलता और वो खुशी खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। नीतू अपने हाथों में बैग लेकर मायके आती है और अपना सामान साइड में रखकर अपनी माँ उषा के गले लगकर बोलती है, माँ मैं तंग हो चुकी हूँ अपने नशेड़ी पति से। अरे नशे तक तो ठीक था, लेकिन अब वो मुझे चरित्रहीन बोलता है। क्या चरित्रहीन? फिर तो बिल्कुल ठीक किया तूने वो घर छोड़कर। अपने नंद की आवाज सुनकर मीरा बाहर आती है और अपनी नंद को देखकर बोलती है, अरे दीदी, आप फिर से अपना बोझ अपने सामान के साथ यहाँ बिना बताए आ गई। वैसे आप इस बार खुद आई हैं या इस बार आपको निकाल दिया गया है? माँ एक तो मैं अपने पति से परेशान हूँ, ऊपर से यहाँ आकर भाभी, इनको भी मैं जरा भी नहीं भाती। ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे। एक तो मेरी बेटी ऐसे ही इतनी दुखी है, ऊपर से तू उसको ताने मार रही है। माँ जी, मैं ताने नहीं मारी, मैं तो बस पूछ रही थी। रहने दो भाभी, बस बहुत सुन ली मैंने आपकी बातें। माँ चलो हम अंदर चलकर बात करते हैं, और भाभी आप चाय बनाकर हमारे कमरे में ले आना। इतना बोलकर नीतू अपना सामान लेकर अपनी माँ के साथ उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। और कुछ ही देर बाद मीरा उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है और अपने हाथों में चाय का ट्रे लिए कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। पर नीतू को पता चल जाता है और वो अपनी भाभी से बोलती है, भाभी आपको छुपकर हमारी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप बाहर हैं, तो अब आप हमारे सामने आ जाइए। मुझे क्या पड़ी है आपकी बातें सुनने की, मैं तो बस चाय लेकर आ रही थी। भाभी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको। अगर जानती होती तो मुझसे कभी बातें नहीं छुपाती। मीरा अपनी नंद को ताने मारकर वहाँ से चली जाती है और रात में सबके सोने के बाद नीतू सबसे नजर छुपाकर
अपना फोन लेकर छत पर जाती है। नीतू को ऐसे छुपकर ऊपर जाता देख मीरा अपनी नंद का पीछा करती है। वो नीतू को छुपकर देखने लगती है, जहाँ वो देखती है कि नीतू किसी से कॉल पर बात कर रही है। ये देखकर मीरा नीचे चली जाती है और अगले दिन वो नीतू से बोलती है, आप कल रात को नंदोई जी से बात कर रही थी ना? भाभी आप मुझ पर नजर रख रहे हैं कि मैं किससे बात करती हूँ और किससे नहीं। मैं बस पूछ रही थी ताकि आपकी मुश्किलें कम कर सकूं। आप अपनी परेशानियों को कम करो भाभी, मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नीतू मीरा को सुना ही रही होती है कि तभी नीतू के फोन पर एक कॉल आता है और वो नंबर जानू के नाम से सेव होता है। जानू नाम देखकर मीरा के दिमाग में नीतू को लेकर शक पैदा होता है और नीतू जल्दी से अपना फोन लेकर एक कोने में जाकर कॉल पर बोलती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नीतू का ये बिहेवियर देखकर मीरा उस पर नजर रखने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीतू किसी काम से बाहर जाती है। उसको बाहर जाता देख मीरा उसका पीछा करती है तो वो देखती है कि उसकी नंद एक पार्क में किसी लड़के से मिलकर बोल रही है। जानू अब तुम्हें तो पता है ना कि मेरे नशेड़ी पति को पता चल गया था मेरे बारे में, इसलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया और अब मैं अपने मायके में हूँ और मेरी माँ तो खुद मेरे भैया भाभी के टुकड़ों पे पलती है, तो मेरा खर्चा कहाँ से निकालेगी। मुझे सब पता है नीतू, तभी तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी जान, पर अभी तो मेरा तलाक भी नहीं हुआ है। जब तक मेरा तलाक नहीं हो जाता हम शादी कैसे कर सकते हैं। नीतू जब तुम्हें अपने पति के साथ रहना ही नहीं है तो तुम उस नशेड़ी से तलाक क्यों नहीं ले लेती? जान एक बार हालात ठीक हो जाने दो ना, फिर हम आराम से शादी कर लेंगे। और हाँ, मैंने तुमसे कुछ पैसे मांगे थे, वो ले आए तुम? मेरी जान मुझसे कुछ मांगे और मैं वो ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? सो स्वीट यार, तुम कितने अच्छे हो। काश मेरी शादी उस नशेड़ी से ना होकर तुमसे हुई होती, आज मैं ऐश की जिंदगी जी रही होती। बेबी मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा के लिए साथ रहें, पर तुम ही नहीं होना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जान, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी मिलूंगी तुमसे। इतना बोलकर वो लड़का नीतू को कुछ पैसे देता है और कुछ देर बातें करने के बाद नीतू वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ वो एक और लड़के से मिलकर उससे भी कुछ पैसे लेती है। ये सब देखकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से घर जाकर अपनी सास से बोलती है, माँ जी बहुत घमंड था ना आपको अपनी बेटी पर आपको नहीं पता कि आपकी बेटी कितनी गिरी हुई है। बहू, तुम मुझसे मेरी बेटी के बारे में बात कर रही है, इसलिए थोड़ा जुबान पर लगाम लगाकर बात कर। माँ जी मैं तो फिर भी अच्छा ही बोल रही हूँ, क्योंकि दीदी के जो कारनामे हैं ना, उससे लोग उन्हें चरित्रहीन ही बोलेंगे। अपनी बेटी के लिए ये शब्द सुनकर उषा अपनी बहू पर हाथ उठाते हुए उससे बोलती है, मैंने तुझे बहू न मानकर अपनी बेटी माना और तुम मेरी बेटी अपनी ही ननद को चरित्रहीन बोल रही है। माँ जी अगर मैं गलत निकली तो आप मेरे चरित्र पर उंगली उठाकर मुझे इस घर से बाहर निकाल देना, पर मैं सही निकली तब आप क्या करेंगी? अगर तू सही निकली तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरी कोई बेटी भी है। ये सुनते ही मीरा अपनी सास को नीतू का एक वीडियो दिखाती है, जिसमें नीतू दो अलग अलग लड़कों से बातें कर रही होती है और उनसे गले लगकर कुछ पैसे लेती है। ये सब देखकर उषा को विश्वास नहीं होता और जैसे ही नीतू घर आती है, वो नीतू का पर्स लेकर तलाशी करती है और उसके बैग में नोटों की गड्डी देखकर उषा उससे बोलती है, नीतू बेटा, ये इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? वो माँ, ये पैसे? हाँ, ये मेरी एफडी थी बैंक में, वही तुड़वाई है मैंने, उसी के पैसे हैं। पर बेटा तुझे एफडी तुड़वाने की क्या जरूरत थी? दामाद जी का नशा छुड़ाने के लिए तो तेरा भाई नशा मुक्ति भेज ही रहा था ना, सारा खर्च भी उठाने को तैयार था। हाँ मुझे पता है माँ, पर मैं नहीं चाहती कि भैया परेशान हो। तू सच में किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी या फिर तूने सबको इतना परेशान कर दिया था कि दामाद जी ने तुझे घर से ही निकाल दिया? माँ आप ये क्या बोल रही हो? नीतू के सवाल करते ही उषा उसको वो वीडियो दिखाती है जो वीडियो मीरा ने उसे दिखाई थी। नीतू का सारा सच बाहर आते ही नीतू के अंदर का गुस्सा भी बाहर आ जाता है और वो बोलती है, तो आप मुझे चरित्रहीन बोल रही है?
अरे अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो तब आपका प्यार कहाँ गया था जब आपने मेरी शादी एक नशेड़ी से करवा दी। वैसे ही मेरी पूरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, अब कौन होती है आप उसमें दखल देने वाली। आप माँ जी से ऐसे बात कर रही हैं जिन्होंने आपसे हमेशा इतना प्यार किया। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको कोई चरित्रहीन बोलता है तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका कोई चरित्र ही नहीं है। नहीं है मेरा कोई चरित्र, जिसको जो बोलना है वो बोले। मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। बेटा मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि तूने मुझे कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। हाँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, रह लूंगी अकेले। तो निकल जा मेरे घर से। अरे तुम लोग क्या मुझे अपने घर से निकालोगे? मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे बहुत चाहने वाले हैं मेरे, एक बार हाथ बढ़ाऊंगी ना तो 10 लोग पकड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, समझे आप? और अगर आपको कोई झेल ना पाए दीदी, तो हमारे घर की ओर अपनी नजर मत घुमाना। अरे मैं तो क्या, मेरे पैर की जूती भी इस घर को नजर उठा के ना देखे। इतना बोलकर नीतू अपने पैसे और अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है और अपने जानू को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है। पर उसके बुरे समय में भी कोई उसका साथ नहीं देता और उसको ये समझ आ जाता है कि अपने अपने होते हैं और पैसों से प्यार करने वाले सिर्फ पैसों से ही प्यार करते हैं। और इस तरह नीतू अपनों की नजरों में गिर जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।